हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज आपका हैंड रिटेन जो नोट्स आता है मॉर्निंग में 8 बजे, वो नहीं आ पाया है क्योंकि मैं पूरा एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है वो काफ़ी आपके घटना चक्र में आप खुद देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ा है, ब्रॉड है। तो उसको मैं 2 पार्ट में ना लाके एक ही पार्ट में कंपाइल पूरी तरह से करने की सोच रहा था। इसीलिए हमने 15 पेज का पूरा हैंड रिटेन नोट्स का एग्रीकल्चर का बना दिया था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी डाटा छूट रहे थे। इसीलिए हमने आज आपका ये क्रॉनिकल शुरू किया है। ठीक है, अब ये क्रॉनिकल आने वाले 1 महीने तक इस क्रॉनिकल को मैं जो है यहीं से आपके पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं आने वाले 1 महीने तक करवा दूंगा। ठीक है, तो पूरी महीने में पूरी तरह से इसको मैं थ्योरी के फॉर्म में और एमसीक्यू के फॉर्म में पूरी तरह से करवाने वाला हूँ। मैं हर बार करवाता हूँ। पिछले महीने वाला नहीं करवाया था क्योंकि उसमें घटना सार चल रहा था, तो घटना सार में भी वही था, उसमें भी वही था, तो इसीलिए नहीं करवाया। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आज यहाँ पर हम जो राज्य आधारित क्वेश्चन थ्योरी में दिए हैं इनको कर लेते हैं। कल इन्हीं का हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज हम थ्योरी करेंगे ताकि आपको तैयार हो जाए। आज थ्योरी करेंगे, कल को एमसीक्यू करेंगे, दोनों आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, हाँ, बेल आइकन दबा लीजिएगा क्योंकि कल 8 बजे जो वीडियो आएगा वो हैंड रिटन नोट्स वाला आएगा, वो शाम को आएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जब इसका एमसीक्यू वाला डालूं तो आपको पहुंच जाए। ठीक है, तो ये देखिए पूरा आज इसको हम थ्योरी के फॉर्म वाला पूरा कर लेते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता देता हूं, हमारे चैनल पर क्रॉनिकल, घटनासार और आय दृष्टि, ये तीनों मैगजीन करवाई जाती है। ठीक है, और कोई करंट अफेयर में यही तीनों मैगजीन करवाई जाती है। आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं क्योंकि यहीं से आपके पेपर इसी तीनों मैगजीन से, अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीसीएस की, तो यहीं से तीनों मैगजीन से क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के, तो लगभग 23 से 24 क्वेश्चन इसी तीनों मैगजीन से बनते हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिएगा, वो आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखिए, लिखा गया है यूपी ईडा ईडा द्वारा रक्षा गलियारे को व्यापक बनाने हेतु समझौता किया गया है। किसके साथ समझौता किया गया है? पहले ये देखिए, यूपी ईडा ये है क्या। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, ये याद रखेंगे। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। ये क्या करता है? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपी ईडा, ठीक है, ने रक्षा गलियारे के दायरे को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए एक निजी कंपनी, कौन सा, यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बस इतना ही याद रखेंगे क्योंकि ये समझौता वाला है। ठीक है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको पढ़ना, क्योंकि ढेर बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो सब भूल जाएंगे, तो इतना ही याद रखेंगे। यूपी ईडा का किसके साथ समझौता हुआ है? यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ एक निजी कंपनी है। किसके लिए? जो रक्षा गलियारे को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए। ठीक है, यूएस से टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है। बस इसमें यही सब दिया गया है कि समझौते में क्या क्या होगा, बस ये सब पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, चलते हैं, यहाँ देखते हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं पूरी तरह से बताऊंगा, और जिसमें कुछ नहीं उतना नहीं बताऊंगा, आपका टाइम लॉस नहीं करूंगा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024, अब इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए क्या है, 20 जुलाई 2024 को, डेट याद रखेंगे, 20 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अकबर नगर सुने हैं, अभी सुर्खियों में था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बिल्डिंगें गिराई गई थी। ठीक है, अकबर नगर में हरिशंकरी के पौधे को लगाकर, ठीक है, किसका पौधा था? हरिशंकरी के पौधे को लगाकर
पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत किया। किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लखनऊ के अकबर नगर में हरिशंकरी पौधे लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत किए थे। अब देखिए इसमें क्या था, ये देखिए जो भी केंद्र सरकार में होता है उसी के इर्द गिर्द जो भी यहाँ पर योजनाएं चलती हैं, किसी भी स्टेट में कोई योजनाएं चलती हैं, अगर वो जैसे केंद्र सरकार में जो सरकार है और उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार है तो उसी के इर्द गिर्द वह योजनाएं चलती है। तो ये देखिए जो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान था, ये जो मोदी जी ने 5 जून को ये इस अभियान की शुरुआत किए थे। एक पेड़ माँ के नाम, किसने ये शुरुआत किया था? मोदी जी ने। एक पेड़ माँ के नाम, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत किए थे मोदी जी ने। 36 अब ये जो पेड़ लगाओ पेड़ अभियान है इसमें 36 करोड़ पौधे लगाने के लिए बृहद वृक्षारोपण अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी के एक पेड़ माँ के नाम पहल के अनुरूप किया गया है। तो इसमें 36.50 करोड़ पौधे लगाएंगे और किसके तहत? जो मोदी जी का स्कीम था एक पेड़ माँ के नाम, उसी के अनुरूप ये चालू है। अब देखिए अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन, ये याद रखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है मित्र वन, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यही पूछेगा कि किस बॉर्डर के मतलब कौन सा ऐसा बॉर्डर है जिसके सीमा पर ये लगा है मित्र वन पौधे लगाए जाएंगे, मित्र वन नाम से वन लगाए जाएंगे या पौधे लगाए जाएंगे हरियाली के लिए। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, ठीक है, याद रखेंगे नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मित्र वन पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। ऐसे दे सकता है बांग्लादेश या वेस्ट बंगाल की सीमा पर, तो आप अभी सुर्खियों में बांग्लादेश है तो आप कहेंगे हाँ बांग्लादेश सुर्खियों में तो लगा ही देंगे, वहीं आधे लोग लगा के चले आएंगे, लेकिन ऐसा मत करिएगा। मित्र वन किसके? ये उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर। अब देखिए मित्र वन की स्थापना के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग स्थानों की पहचान करेंगे। मित्र वन पहल का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा को हरित आवरण को बढ़ाना, ठीक है, किसकी सीमा को? उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर हरित आवरण को बढ़ाना, ठीक है। कल हम जब टेस्ट लेंगे इसी का यही सब क्वेश्चन रहेगा, आप देखेंगे, ठीक है। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रत्येक जिलों को मित्र वन, याद रखेंगे, प्रत्येक जिलों को मित्र वन, शक्ति वन, युवा वन, बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, यहाँ पर क्या क्या याद रखेंगे? मित्र वन याद रखेंगे और एक पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत लखनऊ के अकबर नगर से हरिशंकरी पौधे लगाकर किया गया, ठीक है। ये अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का आम महोत्सव, पहले एक याद रखिएगा एक चीज़, हम जब उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताए थे कि उत्तर प्रदेश में 3 आम बहुत फेमस हैं। कौन कौन से? एक दशहरी आम, याद रखेंगे दशहरी आम, दशहरी आम कहाँ का है? लखनऊ का है, ठीक है। और एक चौसा आम, चौसा आम कहाँ का है? चौसा आम सहारनपुर का है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चौसा आम सहारनपुर। एक लंगड़ा आम, लंगड़ा आम कहाँ का है? लंगड़ा आम मोदी जी के यहाँ का है, बनारस का है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये तीनों आम का पूछ लिया गया है आपके पेपर में, कहाँ कहाँ से, मतलब तीनों आम वहाँ के हैं नहीं, मतलब ये जहाँ जहाँ दशहरी सबसे ज़्यादा लखनऊ का प्रसिद्ध है, चौसा सहारनपुर का प्रसिद्ध है। चौसा तो हर जगह होता है लेकिन प्रसिद्ध कहाँ? जैसे ताला अलीगढ़ का वहीं प्रसिद्ध है, ताला तो हर जगह बनता है लेकिन प्रसिद्ध कहाँ है? अलीगढ़ का ही है। चौसा तो आपका भी आपके भी बाग होगा, आपके भी बाग में लगे होंगे चौसे के आम, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ है? सहारनपुर के। अब देखिए इसी सब को देखते हुए 12 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। अब ये जानते क्या पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? मोदी योगी जी ने किया था। और ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा 12 जुलाई को उद्घाटन किए, पूछेगा
कि आम महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया। तो आम महोत्सव का आयोजन कब से कब किया गया, 12 से 14 जुलाई 2024 के मध्य किया गया। याद रखेंगे 12 से 14 जुलाई ये आम महोत्सव याद रखेंगे के मध्य राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में किया गया। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की राज्य जापान और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। किसको किसको, जापान को करेगा और मलेशिया को 40 टन आम निर्यात करेगा। अब देखिए अपने 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ का प्रसिद्ध दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये क्या है। और ये जो लखनऊ का अभी हमने क्या बताया, लखनऊ का क्या प्रसिद्ध है, दशहरी, वही दशहरी आम, इसीलिए मैंने बताया हूँ ये दशहरी आम जो है अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, सॉरी हाँ, इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों के किसान और बागवान स्टेक होल्डर निर्यातक भी शामिल हुए। तो ये सब याद रखना होगा। देखिए सहारनपुर का यहाँ लिखा गया, अमरोहा, लखनऊ, वाराणसी, लंगड़ा 4 पैक हाउस स्थापित किए गए हैं। तो मतलब किसानों की सहायता के लिए मतलब पैक हाउस स्थापित किए गए, मतलब यहीं पर आम से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट की मतलब देख रेख होगी। ठीक है, सहारनपुर में, अमरोहा में, लखनऊ में, वाराणसी में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, गन्ना अनुसंधान संस्थान कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित कौन, जो ये गन्ना अनुसंधान संस्थान है इसी को कृषि नेतृत्व मतलब एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, यही क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्या बताना है, गन्ना अनुसंधान संस्थान को एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड से। ठीक है, वैसे भी गन्ना हमारे खेतों का अगर देखा जाए तो राजा ही कहलाता है। ठीक है, वैसे तो धान गेहूँ ज़्यादा होता है, लेकिन धान गेहूँ के वैसे देखा जाए अगर नकदी फसलों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार इस सब एरिया में गन्ना ही हम सबका नकदी फसल के रूप में होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड इसी को गन्ना अनुसंधान संस्थान मतलब जहाँ पर गन्ना रिसर्च किया जाता है। 10 जुलाई 2024 को भारतीय गन्ना अनुसंधान IISR लखनऊ को गन्ना के अपने उत्कृष्ट शोध के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कृषि नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया गया। अब किसके द्वारा, यह पुरस्कार नई दिल्ली में एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में प्रदान किया गया। ठीक है, किसके, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। अब देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे इतना यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। अनुसंधान ने लाखों किसानों और ग्रामीणों को लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा की गई थी। कब की गई थी, किसके द्वारा, भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा की गई थी। 1952 में लखनऊ में किया गया था। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान की स्थापना। अब देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति ने इस संस्थान का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, तो भारत सरकार ने ही कब किसको, भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति से इस संस्थान का, पहले मतलब यही चलाती थी, भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति चलाती थी, लेकिन 1954 से अधिग्रहण कर लिया और 1969 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR दिल्ली जो है उसके अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब इसकी हिस्ट्री थी, मतलब ये जो रिसर्च है ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, IISR। अगर देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछे तो वो लखनऊ बताएंगे, फिर लखनऊ से आगे थोड़ा जाएंगे तो कानपुर पड़ता है, कानपुर। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इस साइड से चल रहे हैं, अयोध्या से चल रहे हैं, तो अयोध्या से जाएंगे लखनऊ, फिर लखनऊ से आगे जाएंगे तो कानपुर पड़ता है।
तो यहाँ तो गन्ना अनुसंधान संस्थान है, लेकिन कानपुर में चीनी अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में आपका पल्स दालें रिसर्च अनुसंधान संस्थान है, दाल वाला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। गन्ना कहाँ पर? लखनऊ में, चीनी कानपुर में, ऐसे याद कर लीजिए। अब चलते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन आबादी में वृद्धि। जो सारस क्रेन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश का ये लोगो है उसमें जो दो मछलियां हैं, एक मछली यहाँ पर, एक मछली यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे तीर धनुष है। तो ये जो मछलियां हैं, ये वाली मछलियां, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? लखनऊ के रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। इसको याद रखेंगे। कहाँ से? लखनऊ के रूमी दरवाज़ा से। अब यहाँ पे देखिए 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 19,918 सारस क्रेन पक्षी हैं। कितना? 19,918 सारस क्रेन पक्षी हैं, जो 2023 की तुलना में 396 अधिक है। ठीक है, तो 2023 की तुलना में कितना? 396 अधिक है। अब देखिए यहाँ पर 20 से 21 जून 2024 के दौरान नवीनतम ग्रीष्मकालीन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी बढ़ी है। तो इतना जान लीजिए, आबादी बढ़ी है। 10,000 नागरिकों ने इनकी गिनती की थी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर वृद्धि दी गई। तो इटावा में, इटावा वन प्रभाग में सबसे ज़्यादा 3,289 वृद्धि दी गई देखी गई है। ठीक है, और सबसे कम ये पीलिया खीरी में, ठीक है, यहाँ पर 2 दर्ज की गई हैं, बहुत ही कम। ठीक है, तो देखिए इटावा में, फिर मैनपुरी में, शाहजहाँपुर में, मतलब उस साइड के एरिया में, पश्चिमी यूपी के, वहाँ पर ज़्यादा ये सब दर्ज किया है। देखिए कन्नौज में, हरदोई में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में देखते हैं 717 है। ठीक है, सिद्धार्थ नगर में, गोरखपुर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? इटावा में। यही याद रख लेंगे बस। ठीक है, और ये याद रखेंगे कितना वृद्धि, कितना सारस हैं? 19,918। कितना वृद्धि हुई है? 396 वृद्धि हुई है बस। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में 36% वृद्धि। अब देखिए सारस के उत्पादन में तो ऐसे याद कर लीजिए, जहाँ दाल होगा तो सारस आएंगे उसको चुगने। ठीक है, मतलब चुगते नहीं है, खाना, मतलब उनका खाने का स्टाइल है, उसको चुगना कहते हैं। तो वो दाल खाने आएंगे, तो दाल में वृद्धि भी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए उनके में वृद्धि हो गई है, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए 8 जुलाई 2024 को राज्य सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 2016-17 की तुलना में 2023-24 में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर वाला, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। इस प्रकार राज्य में दाल उत्पादन 2.394 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 3.255 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर बनाना है बस। सरकार अरहर की दाल, उड़द की दाल और मूंग की दाल। देखिए उड़द और मूंग तो सही है, ये तो 2-3 महीने में हो जाता है, लेकिन अरहर की दाल किसान की गलती नहीं है। क्योंकि अरहर की दाल में क्या होता है जानते हैं? अरहर की दाल में कितना समय लगता है? पूरे लगभग 280 से लगभग 300 दिन का समय इसमें लगता है। ठीक है, 280 से 300 के दिन का समय लगता है अरहर दाल में। अब पूरा साल खेत को बझाना पड़ता है। खेत को बझाने का मतलब पूरी साल इसमें फसल ये खड़ी रहती है। तो जिसके पास कम खेत हो, अब तो वैसे भी जोत धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है जोत कम होता जा रहा है। तो सभी लोग सोचते हैं इतना कौन अपना खेत बझाएगा। ठीक है, इसमें वो कई और फसलें निकाल लेंगे। जैसे पिपरमिंट, पिपरमिंट क्या होता है? मेथा ऑयल जिसको कहते हैं। 2-3 फसल निकाल सकते हैं साल में, जब तक ये अरहर होगा। और ठीक है, और वो बिक भी जाता है। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप है वो। ठीक है, तो बिक भी जाता है। इसीलिए अरहर की पैदावार कम हो रही है और दालें महंगी हो रही हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन बढ़ी है हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
उत्तर प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अरहर, उड़द, मूंग के लिए कार्य योजना की तैयारी की है। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए तहत 27,200 हेक्टेयर में फसल प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके अनुसार दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 31,553 क्विंटल बीज वितरण और 27,356 क्विंटल प्रमाणित बीज का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 14 बीज हब तैयार किए जाएंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में देखते हुए ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कहाँ पे आएगा? ये क्वेश्चन आपके पेपर में हिस्ट्री में आएगा, याद रखेंगे। हिस्ट्री में चाहे आरओ में आ जाए पेपर में, चाहे पीसीएस में आ जाए, या बीपीएससी वाले आपके में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश वाले अब ज़रूर याद रखेंगे इसको। अब देखिए, सलखन जीवाश्म पार्क अगर मैं पूछूं कहाँ पर है तो सोनभद्र, आप बताएंगे कहाँ पर? सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के पास है। अब देखिए ये कहाँ है? जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सोनभद्र जिले के प्राचीन सलखन जीवाश्म पार्क, याद रखेंगे, सलखन जीवाश्म फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के प्रस्ताव को नई दिल्ली में आयोजित की जा रही। अभी देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, लेकिन जो नई दिल्ली में मीटिंग चल रही है उसी में प्रयास किया जा रहा था उत्तर प्रदेश के द्वारा कि जो सलखन जीवाश्म पार्क है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। सलखन जीवाश्म पार्क, जिसको आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि सलखन, सोनभद्र नहीं पूछेगा कि सोनभद्र जीवाश्म पार्क कहाँ की, आपको पता ही है सोनभद्र में है। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा, पूछेगा सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, सोनभद्र बताना है। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित एक जीवाश्म पार्क है स्थित। ठीक है, तो यही एक जीवाश्म पार्क है उत्तर प्रदेश में, सलखन जीवाश्म पार्क, याद रखेंगे। अब देखिए, यह सोनभद्र जिले के राजमार्ग SS 5A पर सलखन गांव के पास रॉबर्ट्सगंज से 12 किलोमीटर दूर, मतलब रॉबर्ट्सगंज है वहाँ से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। पार्क में लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म होने का अनुमान है। किसमें? 1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म होने का अनुमान है। सोनभद्र जीवाश्म पार्क में पाए जाने वाले जीवाश्म शैवाल और स्ट्रोटोमेटोलाइट प्रकार के जीवाश्म हैं, जिसमें मतलब इसी सलखन में, ठीक है, शैवाल भी है और स्ट्रोटोमेटोलाइट प्रकार के जीवाश्म हैं। अब देखिए, यह पार्क जो सलखन जीवाश्म पार्क है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, पूछेंगे कैमूर, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये आपका सोनभद्र पड़ता है और इस साइड इधर मिर्ज़ापुर पड़ता है। तो ये मिर्ज़ापुर है और ये सोनभद्र है। तो इसी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में क्या है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, याद रखेंगे, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य पूछे कहाँ है तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। सटे कैमूर रेंज, यहाँ पर लिखा गया कैमूर रेंज में लगभग 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। सॉरी, हाँ, सटे कैमूर रेंज में लगभग 25 हेक्टेयर, 2.5 नहीं 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 8 अगस्त 2002 को जीवाश्म, मतलब इसको 2002 में जीवाश्म पार्क के रूप में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था इसका, मतलब 2002 ही में। ठीक है, लेकिन अभी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि सलखन भी कोई जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लेकिन एग्जिस्ट करता है कहाँ पर? सोनभद्र में, रॉबर्ट्सगंज से 12 किलोमीटर दूर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है लेकिन याद रख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 211.08 करोड़ की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो जुलाई 2024 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यकारी समिति ने, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है उसी के तहत 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 211.08 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कौन कौन से हैं? तो जिसमें पहला वाला है प्रयागराज में जो महाकुंभ आयोजित 2025 में होगा उसके लिए, स्वच्छता के लिए और मतलब शौचालय के लिए, इन सब के लिए कितना 152.37 करोड़ रुपया। पहला प्रयागराज को 152 मिल गया है। देखिए 54,400 शौचालय का निर्माण किया जाएगा और मूत्रालयों का निर्माण के साथ प्राथमिक जो
अपशिष्ट हैं इनको संग्रह करने की प्रणाली अच्छे से काम की जाएगी। तो पैसा आ रहा है, ठीक है। प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर पैसे आएंगे, ठीक है। तो मतलब प्रयागराज में। अब देखिए बैठक में उत्तर प्रदेश के देवबंद में सीवेज के अवरोधन और डायवर्जन के लिए यहाँ भी संयंत्र और उन्नयन के लिए 134.71 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ भी पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 134.71 करोड़ रुपए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लखनऊ के बीरकला में स्थित सीवेज उपचार संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 27 तो यहाँ पर कम आया है, ठीक है। कितना, 27.02 करोड़ रुपए ही आए हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आया है, गया है वो ये यहाँ पर प्रयागराज में गया है, फिर ये देवबंद में, ठीक है। तो फिर इसके बाद लखनऊ में गया, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए BIRDWRI के मध्य परिवर्तन अनुसंधान हेतु एमओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 जून 2024 को बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट BIRD, जिसको बर्ड बोल सकते हैं, ने वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट WIRI इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, इसीलिए यह समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और जलवायु वित्त अनुसंधान और नीति संवाद को बढ़ावा देना है, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा परिवर्तित एक स्वायत्त संस्थान बर्ड, तो ये जो आपको बर्ड आप सुने हैं BIRD, ये किसके द्वारा, नाबार्ड द्वारा परिवर्तित एक स्वायत्त संस्थान है और भारत और विदेशियों में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकिंग में प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। तो ये वर्ड याद रखेंगे, पूछेगा ये किसका एक संस्थान है, तो ये नाबार्ड का एक संस्थान है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये लखनऊ की बात करते हैं। RMLIMS लखनऊ में डिप्थीरिया वैक्सीन का प्रशिक्षण शुरू। 5 जुलाई 2024 को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान RMLIMS ने बूस्टजेन नामक एक नए डिप्थीरिया पोटोसिस टिटनेस वैक्सीन के तीसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी अध्ययन शुरू किया है, ठीक है। ये कहाँ पर, लखनऊ के राम मनोहर आयुर्वेद संस्थान में, ठीक है। RMLIMS इस महत्वपूर्ण अध्ययन में शामिल भारत के 6 संस्थानों में से एक है, ठीक है। बूस्टजेन वैक्सीन का लक्ष्य एडासेल से प्रतिस्पर्धा करना और वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त की जाने वाली वैक्सीन है। एडासेल बच्चों को विभिन्न आयु में 5 खुराक दी जाती है, जो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, 16 से 18 महीने पहले बूस्टर के रूप में, 5 वर्ष दूसरे बूस्टर के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए वही सब यहाँ पर दिया गया। RMLIMS में सामुदायिक चिकित्सा विभाग के निदेशक प्रोफेसर CM सिंह की देखरेख में 5 स्वयंसेवकों पर नए टीके का प्रशिक्षण शुरू किया गया, ठीक है। तो मतलब ये सब वही है, तो यही याद रखेंगे कि मतलब राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में डिप्थीरिया वैक्सीन का प्रशिक्षण शुरू किया गया। कहाँ पे शुरू किया गया, तो यही पूछेगा, राम मनोहर लोहिया लखनऊ में किया गया, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का ये कुछ वन लाइनर, ठीक है। तो वन लाइनर में देखते हैं, वन लाइनर में कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए, कब, जुलाई 2024 में डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि 5 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा इस रोकथाम बीमारी के कारण ना मरे, केंद्र की स्वच्छ गांव, शुद्ध जल और बेहतर कल की योजना शुरू की, ठीक है। ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, जुलाई 2024 में मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने छात्रों के बीच शैक्षिक अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्राज़ील के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ, ब्राज़ील के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो
अब देखिए यहाँ पर जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को दिल्ली का जो हंसराज कॉलेज है, ठीक है, सबसे मतलब अगर दिल्ली विश्वविद्यालय देखा जाए तो दिल्ली ये बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, ठीक है, और काफ़ी यहाँ पे अच्छे मेधावी स्टूडेंट पढ़ते हैं। दिल्ली का हंसराज कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस पर महात्मा हंसराज गौरव सम्मान, ठीक से सम्मानित किया गया। किसको? जो अभी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है, ये प्रशांत कुमार, इन्हीं को सम्मानित किया गया, ठीक है। अब देखिए जुलाई 2024 में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत वाराणसी से की गई, जिसका उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा समाधान के माध्यम से हर घर को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में 25 किलोमीटर की दूरी पर माला नदी, याद रखेंगे, माला नदी और उससे जुड़ी जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी, ठीक है। अब देखिए देश में पहली बार अग्रणी इंजीनियरों संस्थानों में से एक भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ IIIT लखनऊ ने नृत्य कक्षाओं के माध्यम से बच्चों को जो तनाव मुक्त रहते हैं उन मदद करने के लिए कथक शिक्षक की नियुक्ति की गई। मतलब अब कथक एक शिक्षक की नियुक्ति की गई है यहीं पर IIT लखनऊ में, कि अब एक कथक शिक्षक होगा, वो कथक करवाएगा, ठीक है। 8 जुलाई, ठीक है, 2024 को स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने अनफिट स्कूल वाहनों के विरुद्ध अभियान शुरू किया, ठीक है। तो जो लिखा नहीं रहता पीला वाला बस जाता, येलो वाला, तो येलो वाला सावधान बच्चे हैं, तो वो तो कर देते हैं सावधान बच्चे हैं, लेकिन उनका बस भी बहुत खटारा कई बार होता है, ठीक है। तो ये अच्छा सिस्टम किया गया है ताकि बच्चे की सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को शैक्षणिक अनुभव, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बायोटेक पार्क, लाइफ केयर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। लखनऊ स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अनुसंधान केंद्र 2024 में सिंहली भाषा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा। इस पहल का उद्देश्य बौद्ध दर्शन को बढ़ावा देना, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ सिंहली लिखे गए हैं, तो जो क्योंकि बौद्ध ग्रंथ सिंहली में लिखे गए हैं, ठीक है। आपातकालीन पुलिस सेवा जो 112 में त्वरित संचालन के लिए बाराबंकी जिले के प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जो आपातकालीन इमरजेंसी सेवा 112 नहीं है, तो वो कहाँ पर अच्छे इस तरीके से संचालित किया जा रहा है, तो वो बाराबंकी ज़िले में, ठीक है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा जा रहा है, ठीक है। 2 जुलाई 2024 को राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का कुलपति नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? विनय कुमार पाठक को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का कुलपति नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने। लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन नवंबर 2024 से शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि जब लखनऊ से हैं, लखनऊ में अब जाइए, बैठिए और वहाँ से दुधवा नेशनल पार्क जाइए, ठीक है। तो दुधवा कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, ठीक है, वहीं पर। तो वहाँ पर आप सीधे जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए मूल्य के 150 से अधिक रक्षा विनिमय पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम भारत के रिकॉर्ड वार्षिक रक्षा उत्पादन के अनुरूप है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.27 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मतलब 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब देखिए IIM लखनऊ द्वारा संचालित राज्य पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई एक शोध के अनुसार राम मंदिर
पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अयोध्या उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। यह व्यापक शोध संस्थान IIM लखनऊ में सेंटर फॉर मार्केटिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी द्वारा संचालित की गई है। तो हाँ, ये सही किया गया होगा, क्योंकि अयोध्या में जब से भगवान रामचंद्र जी विराजमान हुए हैं तब से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। 28 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका के नियमों, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी टैक्स रूल को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये याद रखिए। चलते हैं अब बिहार वाला। उत्तर प्रदेश का ख़त्म हो गया। ठीक है, 35 मिनट लगा उत्तर प्रदेश को ख़त्म करने में। इसको 1 से 2 बार, अब वैसे भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा ना इसका MCQ फॉर्म में, इसी का MCQ फॉर्म में जो इसमें दिया बुक में वो तो अलग ही है, इसी का MCQ फॉर्म में लाऊंगा, तब आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। अभी भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे 1 महीने आप समझ दीजिए, 1 महीने में एक पूरी मैगजीन ख़त्म कर देंगे। ठीक है। इस मैगजीन को पढ़ने के बाद जब आपका आय दृष्टि ये सब आएगा तो वो आसान लगेगा कि हाँ ये सब करंट तो पढ़े हुए हैं। अब देखिए बिहार BPSC वाले ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा। 24 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा ने सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक। ये इस समय ये बिल ज़्यादा पास हो रहा है। ठीक है, हर जगह उत्तर प्रदेश में भी पास हो रहा है, केंद्र में भी पास हुआ, हर स्टेट में, लेकिन लागू 5% होता है। ठीक है, और 95% पता नहीं क्या हो जाता है इसका। उद्देश्य बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम के लिए विधेयक पारित हो गया है। विधेयक में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया। किसने किया था? विजय कुमार चौधरी ने। विपक्ष के बहिर्गमन के बीच इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक में 3 से 5 वर्ष की कैद और 10 वर्ष तक के जुर्माने, मतलब रुपए का जुर्माना भी होगा। ठीक है, और ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। ये सब याद रख लीजिए। अब यहाँ पर किसी समूह की संलिप्तता पाई गई तो 5 से 10 वर्ष की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, संस्थान सम्मति जब्त कर ली जाएगी। यही सब है बस। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना याद करिए, बिहार सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पास किया गया। कोसी नदी के जल के दोहन के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जो अभी की इस बार बजट आया है, 2 राज्यों का एकदम बढ़िया काम का हो गया। ठीक है, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश का और बिहार का। ठीक है, इन सबको काफ़ी चीज़ें मिल गई। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में कोसी के जल के दोहन और उपयोग करने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया। तो कोसी नदी के जल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। यह एक ऐसी नदी है जिसे अत्यधिक अप्रत्याशित माना जाता है। अप्रत्याशित मतलब क्या? अभी ये इस साइड बह रही है, अब सुबह देखेंगे इस साइड बहने लगी। ठीक है, ऐसे जा रही थी, इधर जाने लगी। ठीक है, तो इसलिए अप्रत्याशित नदी बोला जाता है इसको। इसका स्रोत तिब्बत में है। इसे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित भूभाग में शामिल है। इसके बाद यह गंगा के मैदानों से उतरने से पहले नेपाल के एक बड़े भाग में प्रवाहित होती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सूर्य कोसी, अरुण और तैमूर। हिमालय की तलहटी से कटी हुई 10 किलोमीटर घाटी में ठीक ऊपर बिंदु से मिलती है। यह नदी भारत के उत्तर बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर। तो इसमें बजट में इसमें भी कहा गया कि जो जैसे सोमनाथ ये मंदिर ये यहाँ पर है नहीं, बिहार में, सॉरी बिहार का नहीं, बनारस में विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, सोमनाथ बोले थे, विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, तो ये जो विश्वनाथ मंदिर है इसमें कॉरिडोर नहीं बना है, अभी नया कॉरिडोर बना है। अरे नया नहीं है, 1 साल हो गया लगभग। तो उसी की तर्ज पर यहाँ पर विष्णुपद और महा में कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट
के दौरान घोषणा की कि बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर, याद रखेंगे कहाँ पर है, बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर। यहाँ पर विष्णुपद भगवान जो विष्णु थे, इसमें कहानी थी कि यहाँ भगवान का विष्णु का पैर है, ठीक है। अभी देखिए उसकी कहानी आगे है। बोध गया और महाबोधि मंदिर, जो बोध गया में महाबोधि मंदिर के कॉरिडोर की परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो विष्णु पद मंदिर और ये महाबोधि मंदिर का कॉरिडोर बनेगा, ठीक है। काशी जो विश्वनाथ मंदिर है, अभी हमने बता रहे थे, उसी की तर्ज पर विष्णु पद मंदिर और महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है, व्यापक विकास को समर्थन दिया जाएगा ताकि उन्हें विश्व तीर्थ और पर्यटन में बदला जा सके, ठीक है। भगवान विष्णु को समर्पित विष्णुपद मंदिर गया जिले के फल्गु नदी के तट पर है, ठीक है। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है, गया जिले को फल्गु नदी के तट पर है। अब यहाँ पर देखते हैं विष्णुपद को पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार और 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा किया, मतलब इसको पुनः गठित किया गया, बनवाया गया, किसके द्वारा, अहिल्याबाई के द्वारा। माना जाता है इस मंदिर में 40 सेंटीमीटर लंबा एक पैर है, ठीक है, वो भगवान विष्णु का है। तो अगर आप वहाँ के से रिलेटेड हैं तो आप ज़रूर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, ठीक है। उनके पैर हैं वहाँ पे, उस स्थान पर चिन्हित करता उन्होंने गयासुर को हराया था, ठीक है। मतलब जब गयासुर से लड़ाई कर रहे थे उनका पैर वहीं पर छप गया था, तो इसीलिए वहाँ पर मान्यता है भगवान का पैर यहीं पर है। महाबोध विहार महाबोध मंदिर तथा बोध गया स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। और जो ये महाबोध मंदिर है ना, ये महाबोध जो विहार है, ठीक है, ये बोध गया में, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित किया गया है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो विष्णुपद मंदिर और ये जो आपका महाबोधि विहार है, महाबोधि मंदिर है, यहाँ पर कॉरिडोर बनेगा, जैसे विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में बना है वैसे यहाँ बनेगा, बजट में कहा गया है, बस इतना याद रखेंगे। ये देखिए बिहार नगर पालिका विधेयक संशोधन 2024 आया है, तो बस इतना याद रखेंगे कि बिहार विधानसभा द्वारा बिहार नगर पालिका विधेयक 2024 विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। यह विधेयक नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने विधानसभा में पेश किया। इसके अनुसार राज्य के नगर निकायों में जनता सीधे चुने जाने वाले नगर निगमों में मेयर, डिप्टी मेयर तथा नगर परिषदों के नगर पंचायत के मुख्य पार्षद, उप पार्षद के खिलाफ पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि जो जैसे क्या होता है, जो बड़ा नगर होता है वहाँ पर क्या चुनता है, जैसे लखनऊ में क्या है, मेयर चुना जाता है लखनऊ में, ठीक है। ऐसे ही जैसे पटना में मेयर चुना जाता है। अब अगर छोटे से ज़िले की बात करते हैं तो वहाँ मेयर नहीं चुना जाता है, वहाँ चेयरमैन चुना जाता है, या डिप्टी चेयरमैन मेयर, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो जो छोटा ज़िला होता है वहाँ चेयरमैन चुना जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर इनके जो 5 साल के लिए जब चुन के आएंगे तो इनके से अविश्वास प्रस्ताव इन पर नहीं लाया जा सकता, ठीक है। अब देखिए इस संबंध में संविधान के तहत चुनाव में 2 साल बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, को बिहार नगर पालिका अधिनियम से हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो अभी चल रहा था कि 2 साल बाद, अब 5 साल के लिए चुने गए हैं, लेकिन 2 साल बाद क्या अब विश्वास प्रस्ताव की यहाँ आप गिर जाएंगे, लेकिन उसको हटा दिया गया, अब नहीं लाया जा सकता, बन गए तो बन गए, ठीक है। इसके साथ ही संपत्ति कर आपत्ति के खिलाफ जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील करने के प्रावधान में संशोधन किया गया है। अब देखिए वन लाइनर देख लेते हैं। 23 जुलाई 2024 को बिहार विधानसभा ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2024 पारित किया, जिसका उद्देश्य सभी संचालित उच्च संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत लाना, जिसे 2017 में पुनर्जीवित किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, 23 जुलाई 2024 को अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया। तो ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किए, बीपीएससी वाले याद रखेंगे, ठीक है। अवधेश नारायण सिंह का नाम,
8 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। भारत में पहली बार बिहार के भागलपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। ठीक है, तो देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप बनी है। याद रखेंगे, मानवी मधु कश्यप। ठीक है, अब देखिए, केंद्र सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यक्रम ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड ने गया में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है। बिहार के नवादा जिले में मोहम्मद तौसीफ रसूल का चयन 18वीं एशियाई जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में हुआ है। इनका मोहम्मद तौसीफ रसूल का। ठीक है, केंद्र सरकार ने एनटीपीसी पूर्ण स्वामित्व वाले औरंगाबाद के नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के क्षमता विस्तार को चरण 2 को मंजूरी दे दी है। बिहार की अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। बहुत ही अच्छा काम किए हैं। ठीक है, अनीमा कुमारी ने। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो एलएनटी जिसको कहते हैं को बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में ग्रिड से जुड़े 185 मेगावाट सोलर पीवी प्लांट और 254 मेगावाट क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने का ऑर्डर मिला है। वस्तु और सेवा कर परिषद की पुनर्गठित जीएसटी दल युक्तिकरण पैनल जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पैनल के समूह के नए संयोजक के रूप में सम्राट चौधरी की नियुक्ति की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। सम्राट चौधरी कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के पूर्वी क्षेत्र सर्किट बेंच ने बिहार के बेगूसराय में काबरताल आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो ठीक है, काबरताल कहाँ पर है? ये बिहार के बेगूसराय में है। ठीक है, काबरताल आर्द्रभूमि, इसमें अतिक्रमण हो गया है, इसलिए एनजीटी ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर, याद रखेंगे कहाँ पर? बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ। ठीक है, तो विश्व का विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। फिर अब देखिए, दूसरा चरण शुरू हुआ। 3.7 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 से शुरू हुआ है और 2025 में पूरा होने की अनुमान है। ठीक है, तो ये भी पर्यटन के लिए अच्छा ही होगा। हाल ही में राज्य सरकार ने आम की बागवानी के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई योजना शुरू की ताकि आम उत्पादन में लगे किसानों को लक्षित और समर्थन प्राप्त किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश, बिहार खत्म। अब चलते हैं अन्य राज्य, देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा धुंधला है, मैं पढ़ देता हूँ। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। देखिए, गृह मंत्री कौन? 14 जुलाई 2024 को गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, ये दोनों हैं, गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, अमित शाह जी मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 486 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री एक्सीलेंस ऑफ एक्सीलेंस का वर्चुअल उद्घाटन किया। मतलब टीवी के थ्रू उद्घाटन किए थे। ठीक है, कहाँ पर? तो यही याद रखेंगे, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पर? मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में किया गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में विद्यार्थियों को बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, कला जैसे अनेक विषयों में अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये मतलब इतना जान लीजिए, जो नीपी नया शिक्षा नीति लागू हुआ था, उसी के तहत जिसको जिसमें रुचि होगी, किसी को संस्कृत में रुचि होगी वो संस्कृत पढ़े, किसी को बायोटेक्नोलॉजी में, किसी को कंप्यूटर साइंस में रुचि होगी कंप्यूटर साइंस पढ़े। इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है।
राज्य सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए शुरू किए गए इन कार्यों का उद्देश्य शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश यही पहला जो राज्य था जो उसने नई शिक्षा नीति को लागू किया था। अब देखिए लोकपथ मोबाइल ऐप क्या है। लोकपथ मोबाइल ऐप 2 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके जरिए जनता की सड़क की समस्याओं को समाधान के लिए 7 दिनों में किया जाएगा। अब देखिए इसको लॉन्च इसलिए किया, शायद एक जो आप वीडियो देखे होंगे, एक लेडीज थी, वो एक ऐसे गांव में रह रही थी जब बारिश हुई थी तो वहाँ पर पानी का भराव हो गया था, तो वो आई थी, मतलब उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, तो शायद सरकार जाग गई हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब पता नहीं वो उनका वीडियो इससे पहले आया था कि बाद में आया था, लेकिन ये लोकपथ मोबाइल ऐप है जिसमें आप बताएंगे कि यहाँ सड़क खराब है। मुख्यमंत्री भोपाल ने राज्य विधानसभा में डिजिटल मीडिया सेंटर में यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसके द्वारा इस डिजिटल परियोजना का लक्ष्य लोगों द्वारा बताई गई सड़क संबंधित को त्वरित गति से ठीक करना, मतलब आप बताएंगे उसी ऐप से कि यहाँ पर मेरे यहाँ सड़क खराब है तो आपका बनेगा। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की बात करें, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसी। अब देखिए राज्य सरकार भी बीजेपी की है, तो उसने भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू किया है। इसमें क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा सही होगा। ऐसे महाराष्ट्र में एक है, बहुत लॉन्च अच्छा हुआ है वहाँ, अभी मैं बताता हूँ उसको। 30 जून 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टोंक की कृषि उपज मंडी में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राज्य सरकार द्वारा राज्य के पात्र किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई यह सहायता योजना है। राज्य के पात्र किसानों को पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले जो 6,000 रुपये प्रतिवर्ष साथ साथ इस योजना का भी लाभ मिलेगा। तो मतलब 6,000 वो, और ये जो योजना है इसमें दिया गया कितना मिलेगा, हाँ दिया तो गया। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसान 2,000 रुपये, ठीक है, प्रतिवर्ष किसानों को प्रतिवर्ष, यही महीना किए होते ज़्यादा सही लगता। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अभी देखिए अभी महाराष्ट्र वाला मैं दिखाऊंगा, वहाँ अच्छा लॉन्च हुआ है। उन्हें 3 किस्तों में पैसा मिलेगा, 1,000 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 500 रुपये। एक तो प्रतिवर्ष दिया गया, एक तो किस्त में दे रहे हैं। ठीक है, पहली किस्त 30 जून 2024 को टोंक के मुख्यमंत्री सीधे हस्तांतरण की गई, मतलब कर दिए। ठीक है, तो बस यही याद रख लीजिए। और देखिए IT सक्षम युवा योजना 2024, इसमें क्या कहा गया है, ये भी अच्छा ही योजना था, ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें क्या किया गया है, जो IT सक्षम युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए, मतलब इस योजना का लक्ष्य पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना। मिशन जो 60,000 है का हिस्सा है, मतलब IT क्षेत्र में या किसी भी ये इंजीनियरिंग क्षेत्र में। इसमें क्या है, 2024-25 बजट भाषण के दौरान की गई थी इसकी योजना, मतलब 2025, 24 और 25 में जो बजट भाषण आया था उसी में की गई थी। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को कम से कम 60,000 युवाओं को रोजगार देना। ठीक है, तो जो गरीब परिवार हैं उनको 60,000 रोजगार देना, उसी के तहत ये हरियाणा ने पहला स्कीम कर दिया 5,000 युवाओं के लिए। इस योजना के तहत IT पृष्ठभूमि वाले स्नातक, अभी हम बता रहे थे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, आवेदक हरियाणा IT कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो कम से कम 3 महीने तक चलने वाले एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक प्रशिक्षण है, मतलब ट्रेनिंग है, 3 महीने तक चलेगी। और इसमें क्या है, 6 महीनों के लिए 20,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा, और ये 7वें महीने 25,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसमें जो IT युवा इस योजना में भाग लेंगे उसमें 6 महीनों के लिए 20,000 रुपये मिलेगा, और 7वें महीने 25,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा अनुसंधान शाखा में 15 जुलाई 2024 को देहरादून के जाली ग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र
में राज्य की पहली पक्षी गैलरी स्टेट फर्स्ट बर्ड गैलरी की स्थापना की गई है। तो बस इतना याद रखिएगा, कहाँ पर पहली ये पक्षी गैलरी खोली गई है, उत्तराखंड में, ठीक है, देहरादून में, ठीक है, यहीं पर 250 से अधिक यहाँ प्रजातियों की तस्वीरें देखेंगे, ठीक है, ये नहीं कि एकदम वो बढ़िया पक्षी देखेंगे, रियल में नहीं, तस्वीर दिखाई जाएगी, ठीक है। अब पक्षी विलुप्त हो रहे हैं तो तस्वीर ही देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, ठीक है। मतलब मनुष्य भी अपना जुगाड़ लगाए रहता है कि चलिए हम रियल में नहीं तो तस्वीर ही देख के खुश हो जाएं। अब देखिए झारखंड, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कैलाश सत्यार्थी द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन का उसी का एक इफेक्ट है कि जो झारखंड में सभी अभ्रक जो खाद्यान्य हैं, तो इसमें याद रखेंगे, ये इसमें कुछ है नहीं, यही कहा गया है। जो झारखंड में अभ्रक, देखिए अभ्रक झारखंड में काफ़ी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। उसी अभ्रक कारखाने में क्या है, बच्चे काम करते थे, ठीक है। लेकिन जो 2004 में नोबल विजेता कैलाश सत्यार्थी, मतलब 2004 में ये नहीं पाए थे, तो उन्होंने क्या किया था, बचाओ आंदोलन द्वारा, तो इन्होंने 2004 में एक बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। एक शोध में पाया था कि 5000 से अधिक अभ्रक खनन और इसके संग्रह में शामिल है। तो इन्होंने पाया था कि जो बच्चे हैं वो अभ्रक खनन में काम कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड में। 2019 में यह संख्या बढ़कर 20,000 से अधिक हो गई। बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किए गए बाल श्रम मुक्त अभ्रक अभियान रणनीतिक, सहयोगात्मक और लगातार कार्य करने के लिए 684 श्रमिक अभ्रक आश्रित गांव अब तक बाल मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। तो इनका स्कूल में दाखिला उखिला भी हटा दिया गया है। तो इसमें यही याद करिएगा, यही पूछेगा कहाँ पर बच्चे बाल श्रम मुक्त हो गए, किस खाद्यान्न में, तो अभ्रक खाद्यान्न में, झारखंड में। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल, ठीक है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारत सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ये दंतेवाड़ा में जिला प्रशासन, संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की मदद से यह पहल की है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल तारामंडल स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, ठीक है। बस यही है कि मतलब जैसे प्लूटोनियम है उसी में जाएंगे, ठीक है, देखेंगे, बस यही सब है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, महाराष्ट्र, यही वाला मैं कह रहा, ये लाडला भाई वाला, यही वाला शायद। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। सरकार इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की। देखिए ये भी अच्छा है, जो 21 से 65 वर्ष की आयु की महिला होंगी उनको 1500 रुपया मासिक भत्ता मिलेगा। तो वहाँ जो वर्ष में मिल रहा था, यहाँ तो सही है, कम से कम महीने मिलेगा। इस योजना के तहत केवल वही महिलाएं पात्र होंगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। एकदम सही काम किए हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या क्या होता है यहाँ हमारे भारत में, सब लोग जाते हैं, ये 2.5 लाख नहीं, ये 80,000 का बनवा लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आय इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, 80,000 महीने का, ठीक, वो सालिना का, ठीक है। तो ईयरली 80,000 पाते हैं, ऐसे ही बनवा लेते हैं, ठीक है लोग, तो इसमें भी चलता है, तो वो भी पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना है उतना ही दिखाना चाहिए ताकि गरीबों का हक ना मारा जा सके, ठीक है, जो उनका हक है उनको मिलना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी महिला का पर बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है, महिला का बैंक खाता होना चाहिए। अब देखिए लाडला भाई योजना, ये क्या है, यही मैं बता रहा था। लाडला भाई योजना यह है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के लड़कों के लिए लाडला भाई योजना शुरू किया है। इसमें क्या होता है, अगर आप जैसे 12वीं पास हैं, ठीक है, तो 12वीं पास में तो आपको 6,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, ठीक है।
देखिए कितना अच्छा है। ये सिर्फ महाराष्ट्र के युवाओं के लिए है, ये नहीं कि आप भी जाके आवेदन कर दें। ठीक है, जाइए वहाँ पर, सिटीजन वहाँ के होइए महाराष्ट्र के, आप भी आवेदन करिए, आप भी पाइए। तो ये 12,000 रुपये, 12वीं पास अगर किए हैं आप, 6,000 रुपये प्रति माह। अगर डिप्लोमा किए हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक, तो ये 8,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और जो स्नातक किया है उसको 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने काफ़ी अच्छी योजना लॉन्च की है। पात्र उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वो महाराष्ट्र के निवासी होना चाहिए। देखिए 18 से 35, मतलब अगर 35 साल के बाद, मतलब 35 साल तक आप रोज़गार रहेंगे, इसके बाद 35 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, बेरोज़गार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एज बढ़ाना चाहिए था, लेकिन पैसा भी ज़्यादा दे रहे हैं तो। ठीक है, इंटर्नशिप 6 महीने तक चलेगी और उम्मीदवारों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से मासिक वजीफ़ा मिलेगा। तो ये इंटर्नशिप है। ठीक है, इसमें 6 महीने तक इंटर्नशिप चलेगी। ठीक है, और 10,000 रुपये मिलेगा हर महीने। ठीक है, तो मतलब 60,000 रुपये एक स्टूडेंट का हो गया जो स्नातक किया है। ठीक है, अब देखिए वारकरी संप्रदाय के लिए पेंशन योजना। 17 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने पंढरपुर में भगवान विट्ठल मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा में भाग लेने वाली वारकरी संप्रदाय के लिए पेंशन योजना की घोषणा की। वर्ष 2024-25 में बजट के दौरान सरकार ने वारकरी के कल्याण के लिए बोर्ड मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडल स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसका मुख्यालय पंढरपुर में होगा। वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, जब से यह 13वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान एक पंथ के रूप में उभरा। तो ठीक है, तो यही याद रख लीजिए, वारकरी संप्रदाय के लिए पेंशन की योजना महाराष्ट्र सरकार ने की है। ठीक है, अब ये देखिए विठोबा की पूजा करते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु और कृष्ण के रूप में माना जाता है, इनका रूप माना जाता है। ठीक है, ये देखिए तुकाराम पूछा गया था आपके पेपर में कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र से। नामदेव कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये महाराष्ट्र से। चोखा मेला, एकनाथ, ज्ञानेश्वर वारकरियों से जुड़े भक्ति आंदोलन के संतों और गुरुओं में से एक हैं। उन्हें सभी को संत गरिमा में पूर्ण उपाधि दी गई है। तो ये सब याद रखेंगे, वारकरियों से जुड़े हुए हैं। तुकाराम, नामदेव, चोखा मेला। गुजरात का देखें श्रमिक बसेरा योजना, इसमें क्या होता था देखते हैं। गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाना, मतलब सुधारना उनका जीवन स्तर। क्या किया गया है कुछ देखते हैं। सरकार ने निर्माण श्रमिकों और मजदूरों के आवास सुविधा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, राजकोट शहरों में 17 आवास संरचनाएं स्थापित करेगी। नागरिकों को एक दिन के लिए आवास केंद्र में रहने के लिए केवल 5 रुपये का भुगतान करना होगा। नागरिकों को एक दिन के लिए आवास केंद्र में रहना, अच्छा मतलब जैसे जो श्रमिक है, अब वो मान लीजिए सुबह काम कर रहा है सुबह से शाम तक, शाम को उसको सोना है, कहाँ सोएगा बेचारा, तो उसको 5 रुपये भुगतान। ये देखिए बहुत अच्छा स्कीम लॉन्च किया गया है, 5 रुपये दिए। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात राज्य सरकार ने 1500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। ठीक है, ठीक है, 1500 रुपये करोड़ रुपये अच्छी जगह लग जाए तो अच्छा काम है। ये 5 रुपये दीजिए, आज आराम से नींद सोएंगे बेचारे। ठीक है, तो ये याद अच्छा है। अब देखिए यहाँ उड़ीसा का देखते हैं। उड़ीसा के मागजी लड्डू को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के पारंपरिक मिठाई मागजी लड्डू को भौगोलिक संकेतक के रूप में इंडिकेट किया गया है। ठीक है, ये मतलब याद रखिएगा इसको। मागजी लड्डू कहाँ का है, उड़ीसा का मागजी लड्डू। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए इसे पारंपरिक रूप से भैंस के दूध से बने पनीर, चीनी और इलायची से बनाया जाता है। यह जगन्नाथपुरी में देवता को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग का हिस्सा है। जो जगन्नाथपुरी में 56 भोग निर्मित किए, मतलब दिया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है, उसमें भी ये आता है लड्डू। ठीक है, मागजी लड्डू। लद्दाख में देखते हैं। लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, पुराना देखेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया है किसी सुरंग का, वो क्वेश्चन अब पीसीएस में आरओ में आ चुका है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ आपको यहाँ पर।
आ सकता है। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री ने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सिकुन ला, याद रखेंगे सिकुन ला, सुरंग के निर्माण के लिए वर्चुअल उद्घाटन किया। सिकुन ला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब संरचना है जो नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। इस परियोजना को फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची सुरंग जो लद्दाख में है उसका नाम क्या है? सिकुन ला सुरंग। ठीक है, कहा क्या नाम है? सिकुन ला। वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। ये ट्यून ट्यूब संरचना है, 4.1 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, याद रखिएगा 4.1 किलोमीटर की लंबाई है, जो नीमू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। ठीक है, सुरंग का निर्माण बीआरओ, ठीक है, इसी के द्वारा किया गया। कोई भी सुरंग अगर बॉर्डर पर बन रहा है तो बीआरओ ही करता है और कोई नहीं करता। ठीक है, सुरंग लेस को सभी मौसमों को कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी और इसे से देश में सशस्त्र बलों और उनके उपकरणों की तेज और कुशल आवाजाही को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सुरंग का उपयोग गोला बारूद, मिसाइलों, ईंधन, अन्न पूर्ति, भूमिगत भंडारण के लिए भी किया जा सकता है या किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमक, यांत्रिक वेंटिलेशन, संचार, पर्यवेक्षी नियंत्रण, डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से लैस होगी। ठीक है, सुरंग 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के अंतर को भी कम करेगी। अब देखिए पूर्वोत्तर राज्य का देखते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, पूर्वोत्तर राज्य का देख ले। नागालैंड के बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य नागालैंड को बागवानी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। बस ये याद रख लीजिएगा कि 10 जुलाई 2024 को नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मतलब यहाँ पर बागवानी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही थी। ठीक है, बागवानी मतलब यही चाय वाला खेती, रबड़ वाला, यही सब होती है बागवानी। इंग्लैंड में नागालैंड को यह सम्मान 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। और क्या है? यह पुरस्कार राज्य के बागवानी विकास के लिए अभिनव कार्यक्रम की नीतियों को पेश करने के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। बस वही सब है, याद रखिएगा। ये अब देखिए यहाँ पर 2008 में वार्षिक पुरस्कारों की स्थापना की गई थी, मतलब इस साइड के इस तरह के पुरस्कार के लिए। अब देखिए नागालैंड को 3 बागवानी फसलों जैसे नागा मिर्च, नागा ट्री टमाटर और नागा स्वीट खीरा का जीआई पंजीकरण प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे जो इनके 3 बागवानी फसल हैं, नागा मिर्च और नागा टमाटर, ट्री टमाटर और खीरा। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, मिर्च, टमाटर, खीरा का जीआई टैग पंजीकरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, नागालैंड के। सिक्किम द्वारा पर्यटन वाहनों को कचरा बैग अनिवार्य, मतलब अगर आप सिक्किम में जा रहे हैं, कोई बस सिक्किम जा रही है, तो जो कूड़ा बैग, पॉलीथीन बड़ा सा नहीं होता, लार्ज गार्बेज बैग जिसको आप कहते हैं, वही उसको ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बस यही इतना याद रखेंगे, सिक्किम में पर्यटकों को कचरा बैग लेकर जाना अनिवार्य है। ठीक है, ताकि कचरा आप भर सकें वहाँ का। ठीक है, मतलब गंदगी ना फैला सकें। हेलो मेघालय OTT प्लेटफार्म, अभी देखिए कुछ महीने पहले आपने पढ़ा होगा कि केरल में OTT प्लेटफार्म लॉन्च किया गया है। केरल ने अपना OTT प्लेटफार्म लॉन्च किया है। ठीक है, इसी तर्ज पर मेघालय ने अपना OTT प्लेटफार्म लॉन्च किया है। अब देखिए आप सोचेंगे ये राज्य क्यों अपना OTT प्लेटफार्म लॉन्च करते हैं। अब मेघालय का कोई नृत्य होगा, अब जो नृत्य होगा वो अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स थोड़ी दिखाएगा। ठीक है, इसीलिए ये जो राज्य हैं अपना ये सब OTT प्लेटफार्म इसलिए लॉन्च करते हैं कि जो वहाँ की संस्कृत, कल्चर ये सब है, वो सभी इसी OTT प्लेटफार्म पर, वहाँ पर जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, संगीत, ये डांसिंग, एक्टिंग, ये सब OTT प्लेटफार्म पर अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा गया यह प्लेटफार्म लघु फिल्म निर्माताओं को भी सेवा प्रदान करेगा। तो वही जो मैं बता रहा हूँ
कि जो भी कलाकार है अपनी कलाकारी का नमूना पेश कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखेंगे प्लेटफार्म को शुरू करने के लिए 14 फरवरी, तो यही याद रखेंगे। केरल के बाद मेघालय ने अपना OTT प्लेटफार्म लॉन्च किया है, बस और कुछ नहीं। राजीव गांधी सिविल्स अभ्यहस्तम कार्यक्रम, देखिए राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम कार्यक्रम 20 जुलाई 2024 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है। तो जिससे तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवार हैं उनको वित्तीय सहायता, मतलब जैसे आप तैयारी सिविल सेवा की कर रहे हैं तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत मुख्य परीक्षा के लिए आहर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मतलब आप प्री निकालेंगे, जो मुख्य परीक्षा आप बैठने जाएंगे तो 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव निकाले हैं, खास ऐसा UPSC भी निकालती, ठीक है। और ये लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा भी निकालती, ताकि आप सबका भी कुछ फायदा होता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी उम्मीदवार इस योजना के पात्र हैं, लेकिन उनके पारिवारिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये तो सबकी होगी कम, क्योंकि सब 80,000 का बनवाते हैं, ठीक है। जुगांती जगन्नाथम को तेलंगाना का श्री दशरथी कृष्णामाचारी पुरस्कार 20 जुलाई 2024 को प्रख्यात लेखक और कवि जुकांती जगन्नाथम को तेलंगाना सरकार द्वारा 2024 के लिए प्रतिष्ठित श्री रामदर्शी कृष्णमाचारी पुरस्कार के लिए नामित किया गया। राज्य सरकार ने दशरथी कृष्णमाचार्य की जयंती पर यह घोषणा की, ठीक है। तो याद रखेंगे किसको प्रदान किया गया, क्या प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए नगद मिलता है और चिन्ह स्मृति मिलता है, बस। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करने वाली ग्राम पंचायत, केरल की अलपुझा जिले की थझकारा ग्राम पंचायत ने स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ व्यापक पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट और प्रकाशित किया है। इस प्रकार थझकारा अलपुझा जिले की पहली ग्राम पंचायत तथा केरल की पहली पंचायतों में से एक बन गई है जिसने पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट किया है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, बस यही। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक रिकॉर्ड के रूप में प्रदर्शित कार्य करता है। इसमें आवासों का संरक्षण, भूमि की प्रजातियों का संरक्षण, पालतू पशुओं, जानवरों और नस्लों, सूक्ष्म जीवों और क्षेत्र के जैविक विविधता के संबंध में ज्ञान का संचय शामिल है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए जैविक विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, बार बार पूछा जाता है। जैविक विविधता अधिनियम 2002 में आया, ठीक है। तो ये अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं वन लाइनर। 7 जुलाई 2024 को 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति की घोषणा की गई। महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता। तो महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता है। 1 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने NTR भरोसा पेंशन योजना, ठीक है, NTR भरोसा पेंशन स्कीम, जो NTR हीरो हैं, के तहत 4,408 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की। इसके तहत 2.5 लाख रुपए की वार्षिक आय देने वाले वरिष्ठ नागरिक यात्रा, आवास, भोजन खर्च और 30,000 रुपये के हकदार होंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे 2.5 लाख की वार्षिक आय वाले जो वरिष्ठ नागरिक होंगे, मतलब जो बूढ़े लोग होंगे, उनको आवास में मिलेगा, नागरिक यात्रा, आवास, भोजन खर्च और 30,000 रुपये के हकदार होंगे, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी सरकार हो, चाहे जो सरकार हो, ठीक है, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, इतने स्कीम लॉन्च करती है। लगभग सभी स्कीमें अच्छी होती हैं, चाहे जिस सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है। सभी मतलब जनता की भलाई के लिए ही लॉन्च किया जाता है।
लेकिन मैं देखता हूँ उस स्कीम का लाभ कम लगभग 20 से 30% लोग ही पाते हैं, बस मैक्सिमम लोग नहीं पाते। ठीक है, पता नहीं क्या कहाँ जाती है स्कीम। अभी किसी से पूछेंगे क्या आपको ये स्कीम पता है, तो उसको पता ही नहीं रहता कि ये स्कीम भी कोई चीज़ है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्यक्रम प्रशिक्षण योजना की घोषणा की, जिसके तहत हर साल 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और राज्य सरकार की ओर से हर महीने 1 लाख रुपए तक का वजीफा दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी कार्यक्रम और सुशासन सार्वजनिक मुद्दों के समाधान के लिए एक अलग सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाने का निर्णय लिया। तो सुशासन और अभिसरण विभाग बनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया, ये याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक विभिन्न मंजूरियों के लिए त्वरित अनुमोदन हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ठीक है, कल आया था। क्वेश्चन हम शायद कल किए थे, किसका, उसका किए थे यूपी स्पेशल में, ये क्वेश्चन आएगा सिंगल विंडो क्लियरेंस। दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ठीक है, हाल ही में श्रम मंत्री लखनलाल देवंगन ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के पंजीकृत लाभार्थियों को लक्षित करते हुए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता शुरू करने की घोषणा की। मतलब जो श्रमिक होंगे उनके बच्चों को। राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो राजस्थान अगले 10 वर्षों तक सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला। इस कार्य योजना का इसमें क्या होगा, उद्देश्य 2030 तक सड़कों में सड़क दुर्घटनाओं को 50% की कमी लाना। हाल ही में राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोटा के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और जयपुर एरो सिटी परियोजना के निर्माण को अनुमति दी। गुजरात सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तैयारी के लिए अमेरिका प्रौद्योगिकी कंपनी इंटेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में फरीदाबाद के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी, ठीक है, प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया। कहाँ पर, फरीदाबाद में। ठीक है, ये याद है, किसने किया, जितेंद्र सिंह ने किया। क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने एसबीआई बैंक के सहयोग से श्रीनगर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़े पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने एसबीआई बैंक, ठीक है, याद रखेंगे, एसबीआई बैंक के सहयोग से श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय में पेड़ों के साथ बढ़े कार्यक्रम का आयोजन। तो ये ही पूछेगा, पेड़ों के साथ जो बढ़े कार्यक्रम का आयोजन किसके साथ किया गया, तो एसबीआई और बीएसएफ के द्वारा। 25 जून को मुख्यमंत्री मोहन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि राज्य के मंत्री अब अपने वेतन और भत्तों पर आयकर का भुगतान अपनी जेब से करेंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये मतलब अब इतना ही है। ठीक, तो राज्य आधारित क्वेश्चन इतना ही था। अब इसका मैं कल आपको क्वेश्चन आंसर इसी जितना भी दिया गया है क्वेश्चन, ये मतलब ये थ्योरी दिया गया है, इसका मैं कल क्वेश्चन आंसर ला दूंगा। ठीक है, तब आज आप थ्योरी पढ़ लिए, कल क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे, फिर आपका पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा पूरे 1 महीने का जितना भी रहेगा। ठीक है, तो आप बताइएगा सिर्फ क्वेश्चन आंसर लाएं कि ये थ्योरी भी करवाएं। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर करिएगा कि इस क्वेश्चन आंसर भी लाएं या थ्योरी ही सिर्फ वो थ्योरी करवाएं या क्वेश्चन आंसर। वो क्वेश्चन आंसर ज़रूर लाऊंगा कि थ्योरी करवाएं या ना करवाएं, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ठीक है, दोनों करवाएंगे तो मैं दोनों करवाऊँगा, लेकिन आपका उतना समझ जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन आंसर होगा तो जल्दी जल्दी करवा देंगे। क्यों, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पहले, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे दोनों करवाइए साथ में तो मैं दोनों ही करवाऊँगा।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।